यूविन पोर्टल है, ये एक नेशनल रिपोजिटरी है हमारी सारी इम्यूनाइजेशन सर्विसेज के लिए, और एक ऐसा सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सभी के लिए उपयोगी है, जो बेनिफिशरीज हैं उनके लिए भी, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए भी, और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके लिए भी। यानी हर वैक्सीनेशन सेशन को ट्रैक करना, उसे रिकॉर्ड करना और यहाँ तक कि वैक्सीनेशन सेशन को प्लान करना, ये तीनों काम करने में ये बहुत ही सुविधाजनक है। और इससे एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है कि आज हमारे जो भी कार्य पहले मैनुअली हुआ करते थे, पेपर बेस्ड तरीके से हुआ करते थे, राज्यों में, ज़िलों में, खास तौर से जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स होते थे, उन्हें कागज़ पर रिकॉर्ड रखना पड़ता था, आशा हो, एएनएम हो, लेकिन आज ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिजिटाइज हो चुके हैं। और जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आज वो इस पोर्टल के ज़रिए उन्हें ये सहूलियत हो गई है कि वो उनके पास एक लाइन लिस्टेड डेटा होता है। हर एक बच्चा, हर एक महिला, हमारा जो कोहॉर्ट है वो 2.54 करोड़ बच्चों का है और 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन का है। तो हर केस को हम इस पर उसके स्टेटस को जान सकते हैं, उसे ट्रैक कर सकते हैं, अपनी एक ड्यू लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, और इस तरीके से अधिक हमारा इम्यूनाइजेशन कवरेज आज हो रहा है। और इस हमारे प्रयास के ज़रिए जो हमारा फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज है, आज वो 98.7% पहुंच गया है। हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने टारगेट सेट किया था कि देश के अंदर जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत जो हमारा टारगेट है वो 90% से अधिक हो। लेकिन यूविन पोर्टल आने के बाद, क्योंकि एक एक केस को ट्रैक करना आसान हुआ है, तो उससे हमारा जो फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज है वो 98.7% पहुंच गया है। और इसका वृहत असर हमें एमएमआर, आईएमआर, नियोनेटल मोर्टेलिटी और अंडर 5 मोर्टेलिटी की गिरावट में भी देखने को मिला है, जो आज जो वैश्विक दर पे गिरावट हो रही है उससे बेहतर है। तो जिले में, राज्य में आज बेहतर ढंग से फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर पा रहे हैं और एक एक केस की बेहतर निगरानी कर पा रहे हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान मिथिलेश कुमार जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र के अनुरूप ग्रामीण और वंचित वर्गों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यूविन पोर्टल के माध्यम से शून्य खुराक बच्चों की पहचान कर उन्हें टीकाकरण के दायरे में लाना भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यूविन पोर्टल के माध्यम से शून्य खुराक बच्चों की पहचान और टीकाकरण से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दिशा में सरकार को क्या सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं तथा भविष्य में इस प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की क्या योजना है? अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि 0 डोज, जिसे शून्य खुराक कह रहे हैं, ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें जन्म के 1 साल के भीतर जो पहली डोज पेंटावेलेंट वैक्सीन की 5-in-1 वैक्सीन की मिलनी होती है वो नहीं मिल पाती है। पहले देश में ऐसे बच्चों की संख्या अधिक थी। वर्ष 2013 में 26 लाख ऐसे बच्चे थे जिन्हें हम शून्य खुराक बच्चे कह रहे थे। इस पर हमारी सरकार ने अपने प्रयासों को केंद्रित किया। यूविन पोर्टल आने के बाद खास तौर से ऐसे बच्चों की ट्रैकिंग हमारे लिए आसान हुई और जो संख्या 26 लाख हुआ करती थी 2013 में, वो सरकार के प्रयासों के चलते आज 2025 में 8.5 लाख पर पहुंच गई है। 2023 में 0 डोज बच्चे 0.11% हुआ करते थे, आज वो घटकर 0.06% पर पहुंच गए। और ये जो हमने उपलब्धि हासिल की या ये जो प्रगति हम कर पाए हैं शून्य खुराक बच्चों को की संख्या को कम करने में, उसके लिए हमने बहुत बड़ा प्रयास किया। देश के अंदर ऐसे 11 राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
हरियाणा और हमारे नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य, अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ऐसे तमाम राज्यों के 143 जिले आते हैं। ये वो जिले थे जिसमें वैक्सीनेशन का कवरेज कम था और 0 डोज बच्चों की संख्या ज्यादा थी। यहाँ पर हमने मिशन इंद्रधनुष बहुत तेजी से उसका संचालन किया, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष चलाया और उसकी 12 फेजेस में हमने स्टेट टास्क फोर्स, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स और ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स बनाई ऑन इम्यूनाइजेशन और इसके जरिए 5.46 करोड़ बच्चों को और 1.32 करोड़ प्रेग्नेंट विमेन को हमने इसमें सफलता मिली, इनको हमने वैक्सीनेट किया। एमएमआर का, जहां मैंने पहले भी बताया सर, इसका व्यापक असर हमें एमएमआर के ऊपर देखने को मिला है। आज एमएमआर, दुनिया में जो एमएमआर की गिरावट हो रही है वो 86% है और सर दुनिया में जो गिरावट है वो 48% है, लेकिन भारत में जो एमएमआर की गिरावट है वो 86% है। अंडर 5 मोर्टेलिटी में दुनिया की गिरावट 61% है, भारत के अंदर गिरावट 78% है और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में दुनिया में गिरावट 54% है और इंडिया में गिरावट 70% है। तो आज भारत एक उदाहरण बनके दुनिया के समक्ष पेश हुआ है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके हम अपने जो यूनिवर्सल टीकाकरण अभियान है उसको और सफलता से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के जो हमारे लक्ष्य हैं उनको बेहतर ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। वेरी गुड। थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर अक्षय कुमार मित्तल। महोदय, जून 2025 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में अभी भी 14,40,000 बच्चे जीरो डोज बच्चे हैं जिन्हें एक भी टीका नहीं लगा। हालांकि जो सरकार का प्रयत्न है यूविन पोर्टल का वो सराहनीय है। जो ये डिजिटल जो 0 डोज बच्चे हैं, सरकार उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, जबकि वो ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर्ड भी हैं और हमारी मैन पावर भी उधर होनी चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि इन बच्चों को, और जो बच्चे अभी रजिस्टर्ड नहीं हैं और उन तक हमारी एक्सेस नहीं है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, उनको पहुंचने के लिए सरकार क्या विशेष प्रयत्न कर रही है ताकि दूर दराज के इलाकों में भी ये बच्चों को डोज दी जा सके और उनको वैक्सीनेट किया जा सके। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, मैं पुनः दोहराना नहीं चाहूँगी, किंतु मैंने 0 डोज के बच्चों के संबंध में जो प्रगति है उसके आंकड़े अभी रखे कि हमारे 26 लाख हुआ करते थे 2013 में, आज वो 8.5 लाख पहुंच गए हैं। आपने आंकड़ा कहाँ से प्राप्त किया मुझे पता नहीं, लेकिन ये 8.5 लाख की संख्या है और 0 डोज में गिरावट हो रही है। खासतौर से जो आपने पूछा कि जो माइग्रेटरी हैं, पॉपुलेशन ऐसी होती है या जो दूर दराज के रहने वाले जो हमारे पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं, वहाँ पे जो बच्चे छूट जाते हैं, अब हमने जब ये यूविन पोर्टल लागू किया है तो उससे हमें सबसे बड़ा लाभ इसी आबादी के लिए मिला है जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है और जो हार्ड टू रीच एरियाज में रहने वाली पॉपुलेशन है। इन दूर दराज के इलाकों में अब हमारे जब फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स जाते हैं, एएनएम आशा कोई भी जाते हैं, ऑफलाइन मोड पर भी वो डेटा एंट्री कर सकते हैं और क्योंकि हमें यूविन पोर्टल पे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि कितना वैक्सीनेशन आगे बढ़ा है, कहाँ वैक्सीनेशन, कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं जिसमें वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, हम उसके लिए स्पेशल वैक्सीनेशन सेशंस प्लान करते हैं ऐसी खास साइट्स पे जहाँ पे वैक्सीनेशन में हमें कमी देखने को मिलती है। माइग्रेटरी पॉपुलेशन के लिए अब देश भर में एनी टाइम एक्सेस एनीवेयर ये अब उपलब्ध है क्योंकि इसका सिटीजन सेंट्रिक मॉड्यूल है। तो कोई भी ऐसा पॉपुलेशन ग्रुप, कोई भी ऐसे माता पिता जो एक जगह से दूसरे स्थान पे माइग्रेट करते रहते हैं, अगर उन्होंने पहली डोज एक जगह पे ली है तो देश के अंदर कहीं भी दूसरे गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी पर वो जाकर दूसरी डोज बच्चे की ले सकते हैं। इसके लिए उनका एक यूनिक आईडी क्रिएट होता है, एक चाइल्ड आभा आईडी क्रिएट होता है। हर माता पिता को हम रजिस्टर करते हैं, उनका एक यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी होता है। उसके आधार पर देश के किसी भी कोने में किसी भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी पर जो हमारी एएनएम है वो उस आईडी के माध्यम से किसी भी अनवैक्सीनेटेड बच्चे को ट्रैक कर सकते हैं। The House stands adjourned to meet at 2 p.m.
अगर ईवीएम मैनेज थी तो किसी को वोटर रोल मैनेज करने की जरूरत क्या है? या तो वो सच था या ये सच है, न ये सच है। इनके दिमागों में जैसे आज ईवीएम से पीछे हटे हैं, हकीकत में क्या है इनकी स्थिति सभापति महोदय ये है। ये कहावत होती है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मगर सर इन पे लागू नहीं होती है। ये कहते हैं आंगन ही नहीं टेढ़ा है, छत भी टेढ़ी है, दीवार भी टेढ़ी है, जमीन भी टेढ़ी है, छज्जा भी टेढ़ा है, खंभा भी टेढ़ा है, पर क्या करें, टेढ़ा है पर मेरा है। सभापति महोदय, वास्तविकता में इन्हें अपना दिमाग जो टेढ़ा हो गया है उसे सीधा करने की आवश्यकता है। और अंदर लाइटर नोट में एक और बात कहना चाहूंगा, प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञ होता था, तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता था। मैं यहां कैवियट लगा कह दूं, मैं किसी के व्यक्तिगत अपमान के लिए नहीं, उपमान के लिए कह रहा हूं, ठीक, फॉर द सिमिली। सर वो जब छोड़ा जाता था तो जहां जाता था वहां विजय का मार्ग प्रशस्त कर देता था, पर इनके पास एक ऐसा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है जो जहां जाता है पराजय का मार्ग प्रशस्त कर देता है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, सिर्फ हमारे नहीं, भारतीय जनता पार्टी से नहीं, सर केरल में तो हम नहीं है, सत्ता में कभी नहीं आए। केरल में एक बार लेफ्ट फ्रंट आता था, एक बार यूडीएफ आता था, पर जब से ये वहां पहुंचे हैं ऐसा यज्ञ किया है कि इस बार एलडीएफ दोबारा आ गया। मैं पूछना चाहता हूं, केरल में वोट चोरी किसने कर ली मेरे भाई बताओ? क्योंकि कारण क्या है कि जो इन बात को समझने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, उसका एक कारण। दूसरा ये कहते हैं परसेंटेज ऑफ वोट हमारा बड़ा, देखिए नजदीक था फिर भी सीटें क्यों कम हो गई, उसका कारण है इनको वोट का वितरण देखना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुई? हुड्डा साहब नहीं जीते, फिरोजपुर जिरका में मम्मन खान 98,000 से जीते। झारखंड में सबसे बड़ी जीत कहां पे हुई? वहां पे पाकुड़ क्षेत्र में निशात आलम 86,000 से जीते। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मटिया महल में 42,700 से जीते आले मोहम्मद इकबाल। और लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, आपका वोट का वितरण समान नहीं है, कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। जहां दिल का रिश्ता ज्यादा गहरा है वहां वोट ज्यादा गहरा है। जब आप उसको समझ पाएंगे तो ये वोट परसेंटेज के अंतर को आप भली भांति समझ सकते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जो लोग आज वोट का आरोप लगाते हैं सभापति महोदय, वो खुद कराते हैं। 6 सितंबर सन 2022 को खड़गे जी के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, मीडिया में रिपोर्ट आई कि 22 कांग्रेस के नेताओं ने लिख के दिया कि भाई साहब वो जो मतदाता सूची है कांग्रेस के अंदरूनी चुनाव की वो तो बता दीजिए। और मतदाता सूची कांग्रेस ने अंदरूनी चुनाव की नहीं दिखाई। और वो लोग कह रहे हैं कि 28 पीसीसी हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटियां, क्या सबके पास जा जाकर हमें वो लेनी पड़ेगी? मगर साहब, जिन्होंने अपनी मतदाता सूची नहीं दिखाई, चुनाव आयोग को मतदाता सूची के लिए लिख नहीं रहे हैं और वो आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, इन्हीं के लिए कहा गया है खुद मियां फजीहत और दूसरों को नसीहत। और वैसे कांग्रेस में पूर्व में सीताराम केसरी जी के जंग से हटे, ये सबको पता है। कांग्रेस के आंतरिक चुनाव में जब जब चुनाव हुआ तब तक कांग्रेस टूट जाती थी। मैंने बचपन में अटल जी का एक भाषण सुना था और वो उसमें उन्होंने कहा कांग्रेस के तो इतने टुकड़े हुए, कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस यू,